हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में विंड करंट्स के बारे में जाना था और हमने उसमें दो जो सब टॉपिक्स देखे थे कि कैसे रेन प्रोड्यूस होती है, कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, वैसे उसके अदर साइड वो कैसे हमारे लिए उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे। सो आई होप आपको वो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। तो आज हम उसके आगे करने वाले हैं साइक्लोन्स और थंडरस्टॉर्म्स के बारे में आज हम करेंगे। और इस लेक्चर में हम सिर्फ देखेंगे कि कैसे थंडरस्टॉर्म साइक्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं और क्या उनका रीजन होता है बिहाइंड। और फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए या फिर कैसे हमें उनके प्रिवेंशंस करने चाहिए, कैसे हमें को रेडी रहना चाहिए। तो उससे पहले जो ये आपका उससे पहले हम इस थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स वाला टॉपिक करेंगे। तो इसमें आइए देखते हैं क्या है। सो इसमें द थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट humid tropical areas like India very frequently. The rising temperature produce strong upward rising winds, and these winds carry water droplets upwards where the freeze and fall down again. The swift movement of the falling water droplets along with the rising air create lightning and sound. It is this event that we call the thunderstorm. सो बेसिकली थंडरस्टॉर्म कब डेवलप होता है? जब एक एक्सट्रीम हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, वो जहाँ पे एक्सट्रीम हॉट या ह्यूमिड क्लाइमेट है, जैसे कि इंडिया है। और वहाँ जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे थंडरस्टॉर्म फ्रीक्वेंटली डेवलप होते हैं। और ये बेसिकली कब होते हैं? जब जो टेम्परेचर राइज होता है, इसलिए जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स होती हैं जिनमें वाटर होता है बेसिकली। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में लैंड ब्रीज सी ब्रीज का रिलेट करके क्या करा था कि जब लैंड हीट अप करती है तो वो जो वार्म एयर है वो राइज करती है, और जो ओशन एयर जो ओशन का करंट्स होते हैं जिसपे वाटर कंसिस्ट होता है, तो वो भी एयर वो वाली भी राइज करती है। और इसलिए यहीं पे वही वाली विंड्स है जो कैरी करती है वाटर ड्रॉपलेट। वो उनकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो ऊपर जाके फ्रीज हो जाती है और फिर वो नीचे फिर से गिरती है। मतलब ऊपर फ्रीज हुई फिर नीचे गिरी, और ये कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है, मतलब फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। और मतलब एयर राइज होती रहती है, वेयर वाटर ड्रॉपलेट्स भी नीचे गिरते रहते हैं। तो इसकी वजह से लाइटनिंग और साउंड प्रोड्यूस होती है, और इस इवेंट को हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, सो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है इसकी कि हाउ डज अ थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूस। तो इसका है द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air create lighting and sound, and it is this event that we call the thunderstorm. तो इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली अगर आप इसमें थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स का देखें यहाँ से पार्ट, तो आप इसको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की चैप्टर नंबर जो हमारा 4 था उससे काफी रिलेट कर पा रहे हैं, और काफी अगर आपने अच्छे से समझा तो काफी इजी लगेगा ये टॉपिक। क्योंकि अगर आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जहाँ पे जो एरिया जब गर्म होता है तो वहां से हॉट एयर राइज होती है, तो या तो वो लैंड ऐसी वहां से जो कोल्ड एयर जो राइज होती है वो वार्म एयर को रिप्लेस कर देती है, उसकी जगह ले लेती है। सो अगर आपने वो अच्छे से देखा होगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा कि बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या इसमें भी। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे इसमें आपके जो आपकी एनसीईआरटी है, इसमें एक ब्लू बॉक्स दिया गया है कि प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स का जो टॉपिक है उसके जस्ट नीचे एक ब्लू बॉक्स है, तो वही चीज है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, इफ अ स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। मतलब हर बार जरूरी नहीं होता कि एक स्टॉर्म ही आता है, कभी कभी स्टॉर्म के साथ लाइटनिंग भी होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, and if you are in forest take shelter under a small tree and do not lie on the ground। तो बेसिकली हमें ग्राउंड पे क्यों नहीं लाई करना चाहिए या फिर किसी बिग ट्री पे क्यों नहीं? क्योंकि लाइटनिंग क्या करती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी पावर होती है लाइटनिंग में कि अगर जब आपने देखा होगा न्यूज में कि बिजली गिर गई, तो बिजली गिर के क्या होता है? तो बिजली गिर के बेसिकली वो डिस्ट्रक्शन करती है। लाइटनिंग बेसिकली ज्यादातर फॉरेस्ट एरियाज में गिरती है या फिर कभी कभी ऐसे एरियाज में भी गिरती है जहाँ ओपन हो,
तो वो बेसिकली जो ट्रीज है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और अगर हम ऐसी ट्रीज के नीचे बैठेंगे तो वो हम पे मतलब गिरने के चांसेस है। और इसलिए हमें जब भी अगर हम फॉरेस्ट में तो हमें शेल्टर एक स्मॉल ट्री के अंदर लेना चाहिए, क्योंकि स्मॉल ट्री हम पे गिरे भी तो इतना हार्म नहीं करेगा, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट है, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक एंड। तो बेसिकली हमें मेटालिक एंड वाला अम्ब्रेला इसलिए यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि जो लाइटनिंग होती है वो एक टाइप का करंट है, और जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं। सो अम्ब्रेला में ज्यादातर मेटालिक एंड होते हैं उसके, अगर आपने टॉप पे देखा होगा जहाँ पे वो जो ओपन होता है उसके टॉप पे, तो वो मेटालिक एंड से जो लाइटनिंग है वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होगी, और अगर लाइटनिंग उस मेटालिक एंड पे पड़ गई तो आपको पूरा शॉक लग सकता है, ठीक है। और थर्ड क्या है, डू नॉट सिट नियर अ विंडो, open garages, storage sheds, metal sheds are not safe place to take shelters. So basically ये भी वही रीजन है कि जो लाइटनिंग है वो इन पे भी गिर सकती है विंडोज पे, इसलिए क्योंकि कभी कभी लाइटनिंग इतना हार्म कर देती है कि विंडोज उसकी लाइटनिंग की जो साउंड है कभी कभी उससे भी जो हमारे विंडोज है वो भी ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। सो फोर्थ क्या, अ कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। सो कार और बस एक सेफ प्लेस है शेल्टर लेने के लिए। एंड फिफ्थ क्या है, इफ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। क्यों वाटर में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वाटर भी एक तरीके का गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे अगर हम वाटर में जैसे एक करंट डाले तो वो पूरा वाटर करंट से भर जाएगा, मतलब अब उसमें जो भी जाएगा उस वाटर में वो क्या बोलते हैं उसको शॉक लग सकता है, ठीक है। सो आपके लिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद करना इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं कि व्हाट प्रिकॉशन वी शुड टेक ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, ठीक है। सो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब आगे है स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन, कि कैसे साइक्लोन फॉर्म होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डेफिनेटली एग्जाम में इसके छोटे छोटे फिलअप्स इन द फॉर्म ऑफ 1 to 2 मार्कर आ सकते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज कॉल्ड इज अ काम एरिया। मतलब जो साइक्लोन का सेंटर होता है, जैसे ये ऊपर अर्थ के ऊपर से एक साइक्लोन दिखाया तो ये जो उसका सेंटर होता है ये सबसे काम, इससे काम एरिया होगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो आई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरे साइक्लोन को मतलब बेसिकली कंट्रोल करता है। A large cyclone is a violently rotating mass of air in the atmosphere 10 to 15 kilometer high. The diameter of the eye varies from 10 to 30 kilometers and it is the region free of clouds and has light winds. तो बेसिकली यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है कि आई जो साइक्लोन है वो कैसा होता है वो। तो जो लार्ज साइक्लोन्स होते हैं वो बहुत भयंकर होते हैं और वो बहुत तेज स्पिन करते हैं एटमॉस्फेयर में, जो उनकी और इसलिए उनकी स्पीड होती है 10 to 15 किलोमीटर, और वो उतना हाई होते हैं। और उनका जो डायमीटर होता है, जो आई का डायमीटर मतलब जो सेंटर में जो डायमीटर होगा उसका 10 to 30 किलोमीटर मतलब वेरी करता है इन दोनों के बीच में। और वो एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे क्लाउड्स नहीं होती है और वहां पे ना लाइट विंड्स, मतलब एकदम लाइट विंड्स होती है। एंड अराउंड दिस calm and clear eye there is a cloud region of about 50 kilometer in size, and in this region there are high speed winds around 150 to 250 kilometers per hour and thick clouds with heavy rain. Away from this region the wind speed gradually decreases. The formation of a cyclone is very complex process. तो अगर ये पढ़ा होगा अभी, सबसे पहले आपको ये एकदम सर के ऊपर से जा रहा होगा कि ये हुआ क्या, ये है क्या, क्योंकि इसमें इतने सारे नंबर्स, इतने किलोमीटर पर आए, इतनी स्पीड्स दी है, कैसे है। तो बेसिकली अगर आपको ऐसे टफ क्वेश्चन समझने हो तो बेसिकली उनको पॉइंट्स में बना देते हैं। तो हम इसको चलो पॉइंट्स में बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या, द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काम एरिया, मतलब एकदम शांत एरिया होता है, वहां पे एकदम शांति रहती है। सेकेंड पॉइंट, इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, उसको क्या कहते हैं, आई कहते हैं पूरे स्टॉर्म का। थर्ड, अ लार्ज साइक्लोन इज वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर 10 to 15 किलोमीटर हाई, मतलब उसकी कितनी हाई हो सकता है उसका जो साइक्लोन का मास है एयर में, तो वो हो सकता है 10 to 15 किलोमीटर हाई। थर्ड, फोर्थ, द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर, मतलब जो आई है जो सेंटर है उसका जो डायमीटर है, डायमीटर बेसिकली सर्कल है, इसका पूरा हाफ बेसिकली सेमी सर्कल का जो लाइन होती है हम कह सकते हैं, जो हाफ होता है सर्कल का वो कितना है, वो है 10 to 30 किलोमीटर। फिर फिफ्थ,
इट इज रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज लाइट विंड्स, मतलब उस एरिया में जो सेंटर है, सेंटर की बात हो रही है, जो सेंटर है वहां पे क्लाउड्स नहीं होते, फ्री ऑफ क्लाउड्स है, एंड हैज लाइट विंड्स, मतलब हल्की हल्की हवाएं होती है वहां पे, एंड अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर्स इन साइज। तो जो इनके आई के का मतलब जो आई के जो स्टॉर्म है, इनकी जो आई के मतलब उसके आसपास जो क्लाउड रीजन है वो 150 किलोमीटर के साइज में है, एंड इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स ऑफ अबाउट 150 to 250 kilometers and thick clouds with heavy rain, and away from this region the wind speed gradually decreases and the formation of cyclone is very complex process। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था कि इस रीजन में जो स्पीड होती है, मतलब जैसे यहाँ पे 150 to 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, और यहाँ पे थिक क्लाउड्स होते हैं विथ हैवी रेन। तो ठीक है, और जैसे जैसे हम इसके दूर जाते हैं ना इस एरिया के, तो जो विंड स्पीड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हैं, और साइक्लोन का इसलिए फॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये चीज आपके लिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज डेफिनेटली एग्जाम में आएगी कि साइज कितना है, इसको आपको अच्छे से एकदम याद करना पड़ेगा। ये याद करने की चीज है क्योंकि बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है इसमें, और इसलिए कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कभी भी कुछ भी चीज समझ नहीं आती है तो एक बार उसको पॉइंट्स को बना के इजिली अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तब जाके वो एक तरफ से समझ आती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो आ गया हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। So before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. When water vapor changes back to liquid form as raindrops, this heat is released to the atmosphere, and the heat released to the atmosphere warms the air around. The air tends to rise and causes a drop in pressure. More air rushes to the center of the storm, and this cycle is repeated. तो बेसिकली क्या है कि क्लाउड फॉर्मेशन से पहले जो वाटर है वो हीट लेता है, मतलब जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर से हीट लेता है, और उनको वेपर्स, मतलब अगर वाटर वेपर्स में चेंज नहीं होंगे तो फिर वो रेन ड्रॉप्स में कभी चेंज नहीं हो पाएंगे। तो हीट के बेसिकली जो सन से उनको हीट मिलती है, तो वाटर उससे वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और जो वाटर वेपर होता है वो फिर से लिक्विड में चेंज होता है, फिर वो ताकि वो रेन ड्रॉप से फॉर्म हो जाए, और ऐसी जो हीट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, और जो हीट रिलीज होती है ये वार्म कर देती है पूरी एयर को, और जो एयर होती है वो राइज कर जाती है, और इसी की वजह से जो प्रेशर होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पे प्रेशर की बात है, तो अगर आपने सबसे पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि जब हाई स्पीड विंड्स होती है तो उसके साथ प्रेशर होगा ही, तो इसलिए यहाँ पे जैसे ही एयर ने राइज करा तो वो प्रेशर भी ड्रॉप हो गया, और इसलिए जो मोर एयर है वो सेंटर ऑफ द स्टॉर्म में रश करे, और यही साइकिल रिपीट होती है। तो बेसिकली ये एक साइक्लोन की ऐसे बेसिकली एक साइकिल से प्रोड्यूस होती है कि पहले कि एक एटमॉस्फेयर में वो क्लाउड बनने से पहले वाटर को हीट अप होने के लिए जरूरत है, तो वो नेचुरल हीट एटमॉस्फेयर से लेता है, फिर वो वाटर वेपर से लिक्विड में चेंज होता है, जो लिक्विड होता है वो वाटर वेपर में चेंज होता है, फिर वो हीट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर से, और वो जो एयर को वार्म कर देती है, और ये जो हीट रिलीज होती है वो फिर से राइज होती है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, और इसलिए ज्यादा एयर रश करती है सेंटर ऑफ द स्टॉर्म में, और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे कंटिन्यू होता है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद अ वेरी हाई स्पीड विंड्स revolving around it. It is weather condition that we call a cyclone, and factors like wind speed, wind direction, temperature and humidity contribute to the development of the cyclones. तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोला गया है, इसी जो ये जैसे हमने पीछे प्रोसेस पढ़ा कि ये पूरा प्रोसेस साइक्लोन्स का, तो इसलिए ये जो साइक्लोन का प्रोसेस है ये ऐसे ही चलता रहता है जिसमें लो प्रेशर होता है, पर जो स्पीड विंड्स की स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है, और इसी वेदर कंडीशन को हम साइक्लोन कहते हैं। जहां पे अगर हम साइक्लोन को सिंपल भाषा में डिफाइन करें तो बेसिकली इट इज अ चेन ऑफ इवेंट हैविंग अ वेरी हाई स्पीड विंड्स बट as well as it is accompanied by formation of very low pressure system। ठीक है, और इसके जो फैक्टर्स इसे इफेक्ट करते हैं वो होते हैं विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी
और ये चीजें इनको कंट्रीब्यूट करती है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है 1 मार्कर में। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द या फिर कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन, तो वो है विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला साइक्लोन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो आपके क्वेश्चन है डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे कि कैसे हमें प्रिकॉशंस करने चाहिए, क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए, कैसे हमें रेस्क्यू करके रखना चाहिए अपने आप को। आज का ये वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो गया इसी की वजह से, क्योंकि ये जो साइक्लोन का टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी। और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल से नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।